विश्व का इतिहास समझना है तो आपको भारत का इतिहास समझना पड़ेगा। और उसका जो प्रारंभ है वो सुग्रीवाद एटलस के साथ लोगों के लिए हो सकता है। सुग्रीवाद एटलस का महत्व इसमें है कि जो पृथ्वी पे 14,000 साल पहले यानी कि रामायण के समय में कैसी परिस्थिति थी उसका वर्णन, पूरे पृथ्वी के पूरे भूभाग का वर्णन सुग्रीव बता रहा है। और वो इतना मैच होता है कि वो 14,000 ईयर्स के लिए ही मैच होता है। वानर सेना को 4 डायरेक्शंस में भेजते हैं। हाँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सुग्रीवास एटलस का माध्यम ये डायरेक्शंस हैं, पर आपने कौन सा बुक जिसके माध्यम से आपको ये पता चला कि नहीं, सुग्रीवास एटलस में जो जो जगह मेंशन है वो 14,000 साल पहले भी मेंशन थे। हाँ। वानर पार्टी, वानर मीन्स हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स ही है। ये बार बार बताना पड़ता है, लेकिन लोगों की जो रॉन्ग धारणा होके बैठी है ना, उधर से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। अभी हमें जीपीएस डायरेक्शन देता है। पहले जीपीएस के पहले हम जिसको पता है उसको पूछते थे, वो बोलते कि ऐसे स्ट्रेट 3 किलोमीटर आगे चले जाओ, बाद में वहाँ बड़ा मंदिर है, शिवाजी का मंदिर है, वहाँ लेफ्ट टर्न लेना, जैसा हम कहते हैं ना। ऐसे ही फैशन में सुग्रीव पूरे वानर पार्टीज को, एक एक दिशा के वानर पार्टीज को बता रहे। और अभी के जनरेशन, अभी के करंट एरा में वो चीजें उपलब्ध है, मतलब एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? वो ऐसा कहते हैं कि ऐसी जगह है कि कभी कभी उधर पूरा दिन रहता है और कभी कभी वहाँ पूरा डार्कनेस रहता है। ताई नहीं, आर्टिक सर्कल के बाय डेफिनेशन आर्टिक सर्कल ऐसी है कि जिसके अंदर समर में सनसेट नहीं होगा और जब उनका विंटर आएगा तो सनराइज ही नहीं होगा। आर्टिक में सुग्रीव ये भी बताते हैं कि वहां मत जाइए, ऐसा क्यों? कोई भी लोग जाके गूगल में चेक कर सकते हैं कि आप जो परु में जाके आप टाइप करोगे ना, या मींस विकिपीडिया में जाके या गूगल में जाके माउंट अनंता, मंकी गॉड को कुछ पूछते हैं उस एरियाज में, पेरू के रीजन में। हाँ। तो ये क्या उसी कारण है जब लोग गए थे, मतलब वानर गए थे वहां पे विजिट करने के लिए? मैं आपको बोलता हूँ 99% ऑफ जो महाभारत या रामायण जो रिसर्चर्स है, जो मेरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, उन्होंने दूसरे लोगों का उन्होंने क्या अभ्यास किया है, उन्होंने क्या प्रयत्न किया है, वो देखा ही नहीं है। परु में जो ट्राइडेंट मिलता है ना, हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो लोकल लोगों को पता नहीं किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। जब स्पेनियर्ड्स है तो उनको भी कुछ पता नहीं। स्पेनियर्ड्स उनको पूछते थे कि भाई किसने बनाया, बोल नहीं सकते, लेकिन उसका भी उत्तर वाल्मीकि रामायण को पता है। आप पढ़ सकते हैं, त्रिशिरा कांचनस केतुस तालस्तस्य महात्मना स्थापितः पर्वतस्य अग्रे विराजति सवेदिका में जाके देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में आप निकलोगे लैंड पे, समुद्र में नहीं, तो पर्वत ही पर्वत है। वो पर्वत रुकते ही नहीं जब तक आप आल्प्स नहीं पहुंचते। अभी पेरू की तरफ तो ऐसे नहीं जा सकते हम लोग, दिस अ बिग ओशन। तो वो क्या स्विम करके जाते थे, लाइक वो स्वस्थ। आप जानते होंगे द्वारका में जहाँ पे एक स्तंभ है, उस स्तंभ में बताया जाता है कि आप यहाँ से अगर डायरेक्टली साउथ की तरफ जाओ तो आपको कुछ आइलैंड कुछ नहीं मिलेगा। अंत में एक आइलैंड मिलेगा, उसे अंटार्कटिका कहा जाता है। तो साउथ के बारे में सुग्रीवास एटलस में उसे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है? लेकिन वो बाद में कहते हैं कि उसके जैसा उत्तर में कहते हैं ना, वैसे कहते हैं कि दक्षिण में ये जगह के आगे बिल्कुल मत जाना कठिन है, लेकिन जाओगे तो आओगे तो जरूरी नहीं। और वो जगह कौन सा कहते हैं, वो यमस्य राजधानी, यम की राजधानी है वहाँ। नमस्ते नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति स्पेक्ट्रम में। नमस्कार। हम संस्कृति स्पेक्ट्रम में भारत का पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं, और आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज सुग्रीवास एटलस, आपका रीसेंट बुक। आपके पास बुक भी है, आप उसके बारे में डेफिनेटली एक्सप्लेन करना, बट इससे पहले आप थोड़ा सा बताइए इसके पीछे की कहानी क्या है सुग्रीवास एटलस के बारे में। अच्छा, तो मैं आपको साइन करके बुक दे देता हूँ पहले। श्योर, ठीक है। ये जो बुक है, पुस्तक है, वो 7 साल से इन प्रोग्रेस। हाँ, इन प्रोग्रेस है। एक हो रहा था कि सब आइडियाज तो क्लियर थे मेरे मन में, लेकिन जिस तरह से मुझे लिखना था वो हो नहीं रहा था। हाँ। ऐसी बात तो और कोई बुक के बारे में भी है, जैसा कि एक शॉर्ट टाइटल मैंने उसको दिया है, BHHC, लाइक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। उसका भी मैंने 2.5 टाइम्स वो बुक लिखा है, लेकिन वो मैंने जिस तरह से लिखा है मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है करके वो भी एक
और कभी समय में आ जाएगा। लेकिन इसको जैसे हम कहेंगे, दोनों जो मेरे साथ पार्टनरशिप ये क्या बोले कोलैबोरेशन करने के लिए एक सिद्धहस्त लेखिका मिल गई। हाँ। उनका नाम है दीपाली पाटोत्कर जी। तो दोनों ने साथ मिलके बहुत अच्छी तरह से ये बुक हुआ है। दिस इज ये जो बुक है ना, ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है। भारतीय लोगों के समझ में जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये पुस्तक इसलिए सब दुनिया के लोगों ने पढ़ना जरूरी है, इसलिए पहले इंग्लिश में पब्लिश किया है। अभी उसका मराठी में भाषांतर हो चुका है, हिंदी में नेक्स्ट होने वाला है, और भी भारतीय भाषाओं में समय के साथ साथ हो जाएगा। लेकिन आपको विश्व का इतिहास समझना है तो आपको भारत का इतिहास समझना पड़ेगा। और उसका जो प्रारंभ है वो सुग्रीवाद एटलस के साथ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये पुस्तक ना सब लोग पढ़ सकते हैं। उसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, लेकिन ये सिंपल बुक है, सिंपलिस्टिक नहीं है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, थैंक यू। अभी एक शॉर्ट में पुस्तक के बारे में, तो 7 साल से चल रहा है। जैसे कि लोग पूछते हैं ना, बहुत लोगों को खगोल शास्त्र समझ में नहीं आता, लेकिन मेन खगोल शास्त्र को अगर आप एस्ट्रोनॉमी, हाँ, ज्योतिष कहते हैं। फिर ज्योतिष तो लोगों को ज्योतिष शास्त्र यानी कि फल ज्योतिष पे जाते हैं। फल ज्योतिष ये एक ब्रांच है ज्योतिष की, लेकिन ज्योतिष यानी कि खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी। उसमें से एक अप्लाइड जो साइंस है, अप्लाइड जो स्ट्रीम है वो है एस्ट्रोलॉजी यानी कि फल ज्योतिष। तो लोग कंफ्यूज करते हैं कि करके मैं इसलिए कहा। तो लोगों को क्या लगता है, जब मेरा जो संशोधन हुआ है, जैसे कि व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन, द हिस्टोरिक राम, भीष्म निर्वाण, उनको लगता है कि उनको खगोल शास्त्र नहीं आता, एस्ट्रोनॉमी नहीं आते करके उनको समझ में नहीं आता। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि बहुत सारे लोगों में जो विज्ञान बुद्धि जिसको हम कहते हैं, जो तर्क शास्त्र कहते हैं या तंत्र युक्ति कहते हैं, जो एम्पिरिसिज्म यानी कि फिजिकल एविडेंस मीन्स क्या समझना, ये बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता। और ऐसा है, मैं ये सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास स्टेम जो हम कहते हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, मेडिसिन, ये जो विज्ञान के विषय से जिनके 1, 2 या 3 डिग्रीज है, पीएचडी तक की डिग्रीज है, पोस्ट डॉक तक की डिग्रीज है, या प्रोफेसर होके वो काम कर रहे हैं, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे अनुभव के साथ कहता हूँ कि 70-80% लोगों के पास, जिसके पास डिग्रीज है, उनको भी विज्ञान बुद्धि मीन्स क्या एक्चुअल चीज है, तर्क शास्त्र या क्या चीज है, तंत्र युक्ति क्या चीज है, और एम्पिरिसिज्म यानी कि फिजिकल एविडेंस समझना बहुत लोगों के समझ में आता नहीं। ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका भी प्रॉब्लम है। तो ये पुस्तक का महत्व, सुग्रीवाद एटलस का महत्व इसमें है कि खगोल शास्त्र, लोगों को लगता है भाई खगोल शास्त्र तो उधर है, हमें कैसे समझ में आए, वो समझ में नहीं आ रहा है, वो आप उस पे ऊपर थोड़ा अभ्यास और स्वाध्याय करो। लेकिन सुग्रीवाद एटलस की जो पृथ्वी पे 14,000 साल पहले यानी कि रामायण के समय में कैसी परिस्थिति थी, उसका वर्णन, पूरे पृथ्वी के पूरे भूभाग का वर्णन सुग्रीव बता रहा है। और वो इतना मैच होता है कि वो 14,000 ईयर्स के लिए ही मैच होता है। इसका ये महत्व है। सुग्रीवास एटलस जानने से पहले उसका जो बेस स्टोरी लाइन, ये हम दर्शकों को बता देते हैं कि जब प्रभु राम लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तभी क्या होता है ना, दे कम इनटू किष्किंधा में, जहाँ पे सुग्रीव की मदद से वो सीता को ढूंढते हैं। वो मदद कैसे होती है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लोगों को पता भी है। तो सुग्रीव अपने वानर सेना को 4 डायरेक्शंस में भेजते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सुग्रीवास एटलस का माध्यम ये डायरेक्शंस हैं। पर आपने कौन सा बुक, अभी रामायण का बहुत से वर्जन्स है, Correct. आपने कौन सा वर्जन चूज किया, बेस्ड ऑन विच ऑथेंटिसिटी, जिसके माध्यम से आपको ये पता चला कि नहीं, सुग्रीवास एटलस में जो जो जगह मेंशन्ड है वो 14,000 साल पहले भी मेंशन थे, वो अभी भी कुछ कुछ चीजें हम पा सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो रामायण ये हमारा इतिहास करके हमें समझना है, इतिहास। तो उसमें किसी के मन में कोई संभ्रम या संशय होना ही नहीं चाहिए। उसका एक ही माध्यम है, एक ही प्रामाणिक ग्रंथ है, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। ओके ना, वाल्मीकि रामायण आप क्रिटिकल एडिशन ले सकते हैं, आप कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन ले सकते हैं, और जिस चीज का उसको आपको जरूरत पड़े उसके लिए आप और ग्रंथों को भी संदर्भ करके ले सकते हैं, बाकी रामायण के ग्रंथ। लेकिन जो प्रामाणिक ग्रंथ है, जो पहले जो प्रायोरिटी हम कहते हैं, उसको विज्ञान बुद्धि में महत्व मापन या तारतम्य ऐसा कहते हैं।
सपोज आपको महाभारत के बारे में कुछ पता चाहिए तो भाई महाभारत से प्रारंभ करो ना, बाद में और कहाँ भी आप जा सकते हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। वैसे ही आपको रामायण ये इतिहास करके समझना है तो वाल्मीकि रामायण, और कोई ग्रंथ उसमें प्रायोरिटी में हो ही नहीं सकता, महत्व मापन तारतम्य में हो नहीं सकता। तो उन्होंने आपने जैसा कहा वैसा ही वानर पार्टी, वानर मीन्स हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स ही है, ये बार बार बताना पड़ता है, लेकिन लोगों की जो एक क्या बोल सकते हैं आप, जो रॉन्ग धारणा होके बैठी है ना, उधर से वो बाहर निकलना नहीं चाहते, वो उनका प्रॉब्लम है। हमारा सिर्फ क्या है, हम नॉलेज देने का हमारा एक दायित्व है, कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। वो नहीं समझना वो तो उनके ऊपर है, उनके स्वभाव के अनुसार उनको पता चलेगा। त्रिविधा भवति श्रद्धा दहीनांसा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु, सत्व रज तम के तो हम सब मिक्सचर है। किसी का तमस ज्यादा है तो उसके समझ में नहीं बात आती, समझ में बात आती नहीं, उल्टी समझ में आती है। जो हमने बोला उसका एग्जैक्टली उल्टा उत्तर निकालते, तो हमें काम करना है। तो उसके माध्यम से ही जो वानर पार्टी को चारों दिशा में भेज रहे, और जैसे कि हम जीपीएस के पहले, अभी हमें जीपीएस डायरेक्शन देता है, पहले जीपीएस के पहले हम जिसको पता है उसको पूछते थे, वो बोलते कि ऐसे स्ट्रेट 3 किलोमीटर आगे चले जाओ, बाद में वहां बड़ा मंदिर है, शिवाजी का मंदिर है, वहां लेफ्ट टर्न लेना, जैसा हम कहते हैं ना, ऐसे ही फैशन में सुग्रीव पूरे वानर पार्टीज को, एक एक दिशा के वानर पार्टीज को बता रहे कि आप पूर्व दिशा में जाने वाले के लोगों को बोल रहे कि ऐसा ये देश आएगा, यहाँ आपको ये सिंबल मिलेगा, तो आपको पता है कि आप राइट ट्रैक पे हो। उसके बाद ये समुद्र आएगा, उसके बाद ये लाल रंग की नदी आएगी, रेड रिवर आएगी, यहाँ ऐसे तरह के लोग रहते हैं। ऐसा करके पूरा पूर्व दिशा का वर्णन है, वैसे ही दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा के लिए वर्णन। पूरा मैप डिफाइन कर लिया, इसलिए आपने एटलास रखा। तो इससे एटलास पता चलता है कि मैप को अच्छी तरह से उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना के हमें अंकित करके दे दिया था वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। ठीक है, अभी हमने जाना कि सुग्रीव ने ये बताया, उसका थोड़ा सा और डिटेल ही जानते हैं कि जैसे 4 डायरेक्शन में जाने के लिए बोले, तो पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की, और अभी के जनरेशन, अभी के करंट एरा में वो चीजें उपलब्ध है, मतलब एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। जो हम चारों दिशा में देखेंगे ना बातें, वो आज भी एग्जिस्ट करती है ना। वो चैलेंज कहाँ रहता है कि 14,000 साल पहले जो सुग्रीव ने बताया है, उधर एक कोई जगह का नाम है, वो आज वही जगह का नाम मिलने वाला नहीं है। आपको ये आश्चर्य लगेगा कि कोई जगह वही नाम आज भी मिलता है, लेकिन वो हम कम जगह रहेंगे। कि समय के साथ साथ आप देखो, न्यू दिल्ली का आप देखेंगे तो पहले इंद्रप्रस्थ था, उसके पहले खांडव प्रस्थ या खांडव वन था, उसके बाद इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वगैरह होके न्यू दिल्ली हो गया। ऐसा तो होते जाता है। कुरुक्षेत्र का नाम भी, उसके पहले आप जाएंगे ना तो समंत पंचक था, हजारों साल पीछे, परशुराम के समय में पहले, और उसके पहले तो उसको ब्रह्मवर्त बोलते थे, समंत पंचक के पहले भी। और सिर्फ वर्णन था कि ये नदी और ये नदी के बीच में का जो एरिया है उसको ब्रह्मवर्त, उसका ही बाद में डेफिनेशन हो गया समंत पंचक, बाद में कुरुक्षेत्र हो गया, आज तो थानेसार कहते हैं, वो स्थानेश्वर से स्थानेसार, तो नाम बदलते जाते हैं। उत्तर दिशा की बात करते हैं तो भारत मीन्स हमारा भारतवर्ष, ये सेंटर समझ के हमें समझना है सुग्रीव ने क्या बता रहे। तो वहां से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, हिमालय होने वाला है, उसके बाद कैलाश पर्वत होगा, मानस सरोवर होगा, ये पहले बात आती है, तो हमें एकदम डायरेक्शन क्लियर है। उसके बाद मेरे लिए एक आश्चर्य की बात ये थी कि मुझे वो पता नहीं था जियोग्राफिकली, क्योंकि मैं ऊपर का एरिया में गया नहीं हूँ कभी फिजिकली, जैसे कि किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना का पश्चिम प्रोविंस गया नहीं हूँ, अलीमाटी वो एरिया में, रशिया, हाँ, उज्बेकिस्तान, वो गया नहीं हूँ। ऊपर तो हम जाएंगे, लेकिन ये एरिया में ऐसा कहा है कि वहाँ एक रिवर है, उसका शिबोदा, शलोबा, ऐसा थोड़ा नाम मॉडिफाई होते हैं, जैसे हम बोले नाम मॉडिफाई होते हैं ना, रामायण में नाम है रिवर का, वैसा ही नाम महाभारत में है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई हुआ है। तो जियोग्राफी सब वही है। तो वहाँ वर्णन आता है कि वो रिवर के बैंक्स पे बैम्बू के प्लांटेशंस रहते हैं, बैम्बू के। हाँ, तो मेरे लिए आश्चर्य की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने सोचा वहाँ बैम्बू कहाँ होगा, क्योंकि मैं तो यार ट्रॉपिकल में रहता हूँ, मुझे बैम्बूज वहाँ पता है, वहाँ बैम्बू का होगा करके मैं जियोग्राफी लेसन्स देखने लगा। और मुझे जियोग्राफी तो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है 6th ग्रेड से, तो मुझे पता था, लेकिन ये मेरा नहीं पता था। तो आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज। मैंने बैम्बू, आप कोई लोग कर भी सकते हैं गूगल में जाके कि बैम्बू का प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड कहाँ होता है। तो एक्चुअली वो जो रिवर है ना, ऊपर का जो एरिया है, लाइक 40 लैटिट्यूड नॉर्थ हम कह सकते हैं, दैट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ बैम्बू प्लांटेशन। कितना अमेजिंग है।
और उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया है, जो वेत भी हम करते हैं ना, वेत का चेयर कहते हैं, वो वेत कीचक नाम का एक वेत है उधर, वो बैम्बू को कीचक कहते हैं। इतना डिटेल्स तक जाते हैं। जो वर्णन रामायण में कंसिस्टेंट है वही वर्णन आपको महाभारत में मिलता है, वही वर्णन आज हमें जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। और बाम्बू के प्लांटेशन अभी भी वहीं पे है, अभी भी और वहाँ पैंडाज एंड ऑल वहाँ पे भी बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन, बिकॉज दे लव बैम्बूज। और वो चाइना के दैट सेक्शन में और उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के अपर सेक्शन में मिलते रहते हैं। करेक्ट। दैट्स इंटेंस एक्चुअली। आपका दूसरा प्रश्न आप उत्तर के बारे में पूछने वाले हैं या मैं उत्तर कंप्लीट करना है मुझे? उत्तर आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर उसके बाद जो 40 लैटिट्यूड इसलिए महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर का वर्णन भी सुग्रीव जी करते हैं वानरों को, उत्तर दिशा में जाने वाले। लेकिन ये कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन, जीपीएस करके बता रहा हूँ, लेकिन वहां जाना मत। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और क्यों मैं बता रहा हूँ, आज तो हम जा सकते हैं ना 40 लैटिट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समर में प्रॉब्लम नहीं है, विंटर में प्रॉब्लम नहीं है। विंटर में एक्सट्रीम नॉर्थ में आर्टिक में प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो कहते हैं कि ही इज नॉट सेइंग 40 लैटिट्यूड, मैं बता रहा हूँ कि वो कैसा, उसको क्या बोल रहे हैं वो भी बताता हूँ। वो भी कितने पुराने हमारे जियोग्राफी के भाग है, देखिए। सुग्रीव उसका वर्णन करते हुए कह रहे उत्तर मद्र उत्तर कुरु, यानी कि जो पांडवों का जो कुरु वंश है ना, उसका जो उत्तर भाग का उनका अस्तित्व वो रामायण के समय से है। रामायण के समय से पहले भी है, 14,000 ईयर्स के पहले। तो कुरु वंश का युद्ध हुआ 7,500 ईयर्स अगो, लेकिन उनका वंश होना और उनका अस्तित्व होना और वो फेमस होना वो 14,000 साल पहले की बात है। उत्तर कुरु उत्तर मद्र, जहां से शल्य आए थे महाभारत में, उनका वर्णन भी मीन्स वो वंश का वर्णन है। वो कहते उसके ऊपर मत जाना, और फिर क्यों मत जाना वो बताते हैं। उसके आगे तो क्या होगा, पूरा रशिया का भाग आएगा, और उसके ऊपर साइबेरिया का मीन्स रशिया का ही भाग आएगा, और फिर आर्टिक सी आएगा। आर्टिक सी का भी वर्णन आता है, लेकिन वो पहले आर्टिक सी का वर्णन बताता हूँ, फिर क्यों नहीं जाना चाहिए वो बताते हैं। आर्टिक सी का वर्णन आता है वो उत्तर पयसाम निधि, उत्तर का समुद्र। हाँ, और उसका जो वर्णन है वो वैसा कहते हैं कि ऐसी जगह है कि कभी कभी उधर पूरा दिन रहता है और कभी कभी वहां पूरा डार्कनेस रहता है। अभी भी वैसा ही है। हाँ, अभी वैसा ही। आर्टिक सर्कल के अंदर आप चले जाओगे तो ऐसा स्पॉट है कि जहाँ 6 मंथ्स प्रैक्टिकल स्पीकिंग, कॉमन लोगों को बताने के लिए, लाइट ही रहेगा, सन सेट होता ही नहीं आर्टिक सर्कल के। बाय डेफिनेशन आर्टिक सर्कल ऐसी है कि जिसके अंदर समर में सन सेट नहीं होगा, और जब उनका विंटर आएगा तो सन राइज ही नहीं होगा, है ना। तो उसका वर्णन आता है असूर्या नामते देशा, ऐसी जगह कि कभी कभी उधर सूर्य होता ही नहीं, असूर्य बोला है। लेकिन ये बात कहा है कि वो होने, ऐसा होने के बाद भी वहां की जगह एकदम ब्राइट, प्रसन्न प्रकाश जैसी प्रकाशित रहती है। वो जो रेफरेंस है वो अरोरा बोरियलिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स को रेफरेंस है। ये सुग्रीव उत्तर दिशा में जाने वाले वानरों को बता रहे, लेकिन ये रेफरेंस आपको महाभारत में भी आता है अर्जुन के संबंध में। जब अर्जुन इंद्र के यहाँ जाते हैं अस्त्र शस्त्र प्राप्ति के लिए, तो वो भी अरोरा बोरियलिस नॉर्दर्न लाइट्स का वर्णन करते हैं। इतने हमारे जो एपिक्स है, इतने हमारे जो इतिहास के ग्रंथ है वो कंसिस्टेंट है। और तो 14,000 ईयर्स पहले हमें आर्टिक के बारे में पता था, और आर्टिक में सुग्रीव ये भी बताते कि वहां मत जाइए। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आज तो जा सकते हैं, समर में तो डेफिनेट जा सकते हैं। वो तो समर की कुछ बात ही नहीं कर रहे, वो बोले बिल्कुल मत जाना। वो बोलते हैं जाना ही कठिन है, लेकिन समझ लो आप गए भी तो आना तो और मुश्किल है। उधर कुछ खाने के लिए आपको नहीं मिलेगा, कुछ ये नहीं है। क्यों? भी है अभी। नहीं, अभी तो है, बट अभी भी लोग तो रहते हैं। बट तब ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज तब यूरोप में, उत्तर दिशा का यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में आइस एज चल रहा है। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के बाद जो बात चल रही है ना, तो तब से जो आइस एज, बिकॉज उनका नॉलेज तो 14,000 साल के से भी पुराना है। और वो बोल रहे हैं कि वो तो आइस एज तो और ऊपर था, लाइक आइस ग्लेशियर्स जो थे वो ऊपर थे, लेकिन उसके आगे का जो एरिया है लाइक 40 लैटिट्यूड तक, वो टंड्रा जैसा आज अलास्का है सिमिलरली, कि जहां आपको सैंड दिखती है बट बेसिकली वो आइस होके उसको सैंड जैसा कभी मेल्ट ही नहीं हुआ। वो मिट्टी जैसा हमें सैंड दिखती है ना, ऐसा है। तो वहां कुछ उगता नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो वो भी उनको पता है कि वहां आपको दिखेगा, आप जा सकते हैं चल के, जाना मत, कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है। वो टंड्रा जैसा लैंड है, वो एक तरह से डेजर्ट है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड ऑल। दैट डिटेल उन्होंने मेंशन किया है। इट्स सो इंटेंस, सो इंटरेस्टिंग। एक और जगह को हम आपने शायद एक बार बताया भी था,
अस्तगिरी हाँ। और उदयगिरी, हाँ जहाँ पे आपने डिफाइन किया था कि उदयगिरी शायद चिली और अस्तगिरी को शायद आपने एंडीज को डिफाइन किया था, वो वेस्ट पार्ट में कवर होता है या वो साउथ में कवर होता है? नहीं, अभी आपने दोनों पूछा, अस्तगिरी और उदयगिरी पूछेंगे तो आप पूर्व में भी कवर हुआ और पश्चिम में भी हुआ, तो हम वही प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जब पूर्व और पश्चिम का वर्णन कर रहे हैं सुग्रीव, तो पूर्व में क्या कहते हैं कि आप भारत का सेंटर अगेन नर्मदा, उज्जैन, आप पिक्चर में उज्जैन के लिए, इसलिए जो कवर पेज है ना सुग्रीवाद एटलस का, हाँ, द प्राइम मेरिडियन इज गोइंग थ्रू उज्जैन, जो ब्राइट स्पॉट है वो उज्जैन है। बोलते भी हैं अपने हिस्टोरियंस का उज्जैन इज द सेंटर ऑफ द भारत, तो इसी कारण से कंसिडर किया एस्ट्रोनॉमिकली इट इज द सेंटर। दूसरा सेंटर है रावण का लंका, लेकिन आप उसकी अभी चर्चा नहीं करते। तो उज्जैन से निकल के समझ लो भारत के सेंटर से सब वर्णन आता है। सुग्रीव का वर्णन जरूर पढ़ना चाहिए, जो लोगों को ये पढ़ना चाहिए ना, ये सिर्फ ये सुने मत, ये सुनने के बाद लोग वाल्मीकि रामायण में जाके किष्किंधा कांड में जैसे कि सर्ग 40 मीन्स 40, 41, 42, 43 पढ़ सकते हैं। लिटरली दे कैन वॉच, और बुक के अंत में सब ये जो श्लोक है ना वाल्मीकि रामायण के 4 सर्ग के जैसे के वैसे दिए हुए हैं ये पुस्तक में, क्योंकि वो रेफरेंस कर सकते हैं। तो पूर्व में जाते हुए जो अभी आज जो हमें देश पता है ना, उसका वर्णन आता है, रौप्य द्वीप, यवत द्वीप, ऐसा वर्णन आता है, उसको हमें समझना है। सुवर्ण द्वीप, उसको हमें समझना है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जैसे कि जावा, ओके, आगे के एरियाज। देन चित्र विचित्र लोगों का वर्णन आता है कि जो आपको अभी आज पापा न्यू गिनी में मिलते हैं, पॉलिनेशिया में मिलते हैं, और वो सब क्रॉस करने के बाद रेड रिवर का वर्णन आता है, मिल्की ओशन का वर्णन आता है। वो डिटेल्स क्या है उसके लिए बुक पढ़नेंगे, हम उसमें डिटेल में जाते नहीं, लेकिन पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करने के बाद जो दक्षिण अमेरिका का भाग आता है, उसमें जो एंडीज, अभी हमें जो एंडीज माउंटेन करके पता है, उसको रामायण 2 नाम से बताता है। एक जो आपने कहा उदय पर्वत, हाँ, जो जहाँ सूर्य का उदय हो रहा है, कहाँ, तो पूर्व दिशा तो फिक्स करनी पड़ेगी, जैसे आज हम जापान समझते हैं, है ना, जापान का सिंबल भी है मैप का, सूर्य का सिंबल उदय पर्वत। लेकिन रामायण ही उसको और एक नाम से पुकारता है, उसको वो नाम है अनंत। अनंत, ऐसा क्यों? हाँ, अभी वो समझने के लिए देखो, हमारे जो शास्त्र है ना एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो रामायण में तो एक ब्रीफली बता दिया, लेकिन भागवत ग्रंथ में, अभी भागवत ग्रंथ में वाल्मीकि व्यास जी ने तो 7500 साल पहले लिखा, उसमें बाद में एडिशन भी हुए, क्योंकि वो स्मृति है करके, अभी वो नंद तक का भी वर्णन आता है उसमें 12वें स्कंद में। लेकिन व्यास जी भी क्या जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं ना, जो हमारे इसमें जो स्मृति ग्रंथ है उसका ही उपयोग करके वो फिर लिख रहे हैं, री-नरेशन कर रहे हैं 7500 ईयर्स अगो। तो उसमें जो उन्होंने वर्णन किया है, तो भागवत पुराण में आपको ये वर्णन मिलेगा कि पाताल में जो माउंटेन रेंज है, जो पर्वत रेंज है, उसका नाम है अनंत, और पाताल वही दक्षिण अमेरिका है। तो अभी आपको और एक कंप्लीट कर देता हूँ। तो रामायण उसको उदय पर्वत कहता है, अनंत कहता है, भागवत पुराण उसको अनंत माउंटेन ही कह रहा है, पाताल का। और आज आप चले जाएंगे, कोई भी लोग जाके गूगल में चेक कर सकते हैं कि आप जो परु में जाके आप टाइप करोगे ना, या मीन्स विकिपीडिया में जाके या गूगल में जाके माउंट अनंता, सेरो अनंता, पुंटो अनंता, तो आपको 4 या 5 ऐसे पीक्स मिलते हैं एंडीज माउंटेन में जिसका नाम अनंत है। स्पेलिंग एग्जैक्टली द सेम। दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये स्पेनिश लोगों को पता नहीं, स्पेनिश लोग लोकल लोगों को पूछते थे अयामारा केचुआ इंडियंस को, उनको पता नहीं। तो उन्होंने, अभी आपको नोट्स मिलेगी कि अयामारा या केचुआ भाषा में उसका कोई अर्थ है, लेकिन उनको पता नहीं है। वो पता करना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा, भागवत ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा भी मेंशन है कि वहाँ पे वो द मंकी गॉड को कुछ पूछते हैं उस एरियाज में, पेरू के रीजन में। तो ये क्या उसी कारण है, जब लोग गए थे, मतलब वानर गए थे वहां पे विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो वहां पे वो रह गए, ऐसा कुछ है? नहीं, मंकी गॉड को पूछते हैं, मुझे पता नहीं। आपको अभी मेक्सिको तो कब जाएंगे ना, कोपान, होंडुरास करके जाएंगे, तो कभी कभी आपको ऐसा मास्क पहने जैसे लोग दिखते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट जैसे, कोई कैप्सूल में बैठे ऐसे स्टोन में आपको एनग्रेविंग्स मिलते हैं। तो अभी कोई लोग बोलते हैं उसको एलियंस है, कोई लोग हमारे ये जो वानर है वो भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें अनंत, अनंत का अर्थ, सपोज हमें कुछ किसी को बोला नहीं अनंत क्या है, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? अनलिमिटेड। और क्या आता है? अनंत मतलब एक एक्सटेंड तक जाके, वो सब ठीक है। नहीं, अनंत जैसे कि हनुमान बोला तो आपके सामने क्या आता है? पावरफुल, गदा पकड़कर करके आता है। वासुकी बोला तो
सांप जैसे हाँ, snake तो हो गए। अनंत भी सांप आता है ना, अनंत सांप, अनंत नाग, अनंत शेष, अनंत नाग करके। तो मेटाफोरिकली जो माउंटेन के जो पीक्स है ना, सांप वो जैसे। सब उसके सहस्र शीर्ष है, ऐसा वर्णन है उसका। लेकिन जब आप फिजिकली उधर जाते हो तो आपने वो मंकी का, मुझे पता नहीं है ऐसा ज्यादा होना अदर देन 2 मास्क वाले, लेकिन वो जो एरिया है ना जो एंडीज माउंटेन का, वहाँ आपके यहाँ के मित्रा देसाई ने उसके ऊपर ज्यादा संशोधन किया है कि उसको पॉलीसेफेलिक स्नेक्स बोलते हैं, मल्टीपल हुडेड स्नेक्स के एनग्रेविंग्स आपको स्टोन में मिलते हैं, कि जो ही अनंत का अर्थ है। और ये भी एनग्रेविंग जो है वो स्पेनिश लोग जाने के पहले के हैं। इसका अर्थ ये देखो, हमें जो जो साक्ष्य प्रमाण है ना, वो अलग अलग ढंग से हमें समझना चाहिए, एक ढंग से नहीं होता। उसमें ऐसा है कि ये जो मेमोरी है ना, ये जो स्मृति है ना, वो एकदम वीक होके बैठी है, लेकिन वहां भी अभी है कि वो अनंत माउंटेन है, उसके नाम बचे हुए हैं, और पॉलीसेफेलिक मल्टीपल हुडेड स्नेक्स के उधर एनग्रेविंग्स मिलते हैं। और कोई उसका अर्थ बता नहीं सकता, लेकिन जो आदमी भागवत पुराण पढ़ेगा उसे पता चल और रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा, उसको पता चल चलेगा। जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हम लोग हमारे आसपास में बहुत चीजें हैं, बट हमें डिकोड करने के लिए बस एक किताब को पढ़ना पड़ेगा। हम वो भी डिफिकल्टी से नहीं करते और उससे क्वेश्चन करते हैं बहुत बार। हाँ, रामायण को भी और भागवत पुराण को भी। उसका भी चैलेंज मैं बताता हूँ। ये चैलेंज अभी कुछ समय तक भी नहीं था, और अभी भी सब लोगों को ये चैलेंज नहीं है। भगवान पतंजलि अपने योग सूत्र में बहुत अच्छा उसका वर्णन करते हैं कि आपको कुछ समझना है ना। एक तो कैसा है कि पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही आप जन्म से, जो चाइल्ड प्रोडिजी ऐसा कहते हैं ना, कि जन्म से उसके समझ में आ रहा है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऑल इज लॉस्ट, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए पतंजलि ने, भगवान पतंजलि ने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है। उनका एक सूत्र है योग दर्शन में, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। अभी हमने जो डिस्कस करे ना, उसका अर्थ लगाते हैं श्रद्धा। आपको पहले ही ऐसा सपोज श्रद्धा, हमारे बहुत सारे महाभारत रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ, सामान्य आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, और एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो गॉन केसेस है मेजॉरिटी ऑफ देम। इसकी बात कर रहा हूँ कि जो खुद को एक संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले मानते हैं, एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन उनको भी आप पूछो, क्या महाभारत ग्रंथ से आप कोई संदर्भ लेते हैं? तो जब उनका जो डेट है उनके मन में, डेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जो उसके लिए अग्री होता है तो मान लेते हैं। जब महाभारत का कोई रेफरेंस उनको, उनका जो डेट है उसको फॉल्सिफाई करता है, तो बोलते हैं नहीं, ये क्या है, ये गुप्ता पीरियड में कुछ फिर लिखा गया तो उसमें मॉडिफिकेशंस हुए। अरे भाई, गुप्ता पीरियड में लिखा गया तो मॉडिफिकेशंस हुए, तो 2-4 रेफरेंस आप क्यों ले रहे हो? समझ गए? श्रद्धा नहीं है। और फिर श्रद्धा भी होगी तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जब श्रद्धा उनका पर्सनल क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो श्रद्धा भी फेंकने के लिए तैयार है। वीर्य, तपस्या करनी पड़ती है। बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्या, यार नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या उनका जो डेट है वो एकदम इजीली फॉल्सिफाई होता है। इसलिए फॉल्सिफाई होता है कि क्योंकि जो व्हाटएवर इज ब्रॉट फास्ट, वो फास्ट चला जाएगा। फास्ट फूड का वैल्यू भी शरीर के लिए उतना ही है, फास्ट ही चला जाएगा ना। दैट इज द प्रॉब्लम। उन्होंने कभी तपस्या ही नहीं की, क्योंकि खुद ही प्रश्न पूछने चाहिए थे कि क्या मैंने जो डेट निकाला है वो करेक्ट है, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, तो श्रद्धा, तपस्या, वीर्य यानी कि तपस्या, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति यानी कि बाकी जो ग्रंथ है उसका अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, और बाकी पहले लोगों ने क्या किया है वो भी आप पढ़ना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ 99% ऑफ जो महाभारत या रामायण जो रिसर्चर्स है, जो मेरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, उन्होंने दूसरे लोगों का, उन्होंने क्या अभ्यास किया है, उन्होंने क्या प्रयत्न किया है, वो देखा ही नहीं है। That's a big... हाँ, वो लगता है कि किसी ने किया नहीं, मैं निकलता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा करके नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए उनको आता नहीं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, एक पर्टिकुलर बात पे फोकस करके आपको कुछ 10-15 साल काम करना पड़ेगा। समय एग्जैक्टली हमें पता नहीं, 2 साल में भी हो सकता है, 20 साल होके भी नहीं होगा, हो सकता है। और उसके बाद प्रज्ञा ये सिर्फ बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी सत्व रज तमस हो जाती है। उसको प्यूरिफाई करके आप रिफाइंड जो बुद्धि है, जो बैलेंस बुद्धि है, संयमिक बुद्धि है, सम्यक बुद्धि है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। कीप ऑन अपडेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अपडेट भी करो, और ऐसा मत कहो कि मेरी बुद्धि, क्यों बुद्धि क्या बताती है, ऐसा मत कहो मेरी बुद्धि क्या बताती है, मेरा शब्द निकाल दो। दैट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट। अभी आपने पतंजलि के बारे में बताया, तो पतंजलि को अगर हम डेट किया जाए, हमें पतंजलि को डेट किया जाए, तो उनका डेटिंग कब निकलेगा?
पतंजलि का एग्जैक्ट डेटिंग तो हमें करने नहीं आता, एटलीस्ट मुझे ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है तब भी, कि महाभारत के समय के बाद होने चाहिए, जो कि कोई उसका भगवत गीता का उसके ऊपर इंप्रेशन दिखता है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उपनिषद का इंप्रेशन भगवत गीता पे है, तो पतंजलि योग सूत्र का भी या योग दर्शन का इन्फ्लुएंस भगवत गीता पे, वो भी तो क्लियर है 6, 7, 8 चैप्टर में। तो ये उसके पहले भी हो सकता है इन प्रिंसिपल, क्योंकि हमें कोई पतंजलि का क्लियर एविडेंस मिलता नहीं, इनडायरेक्ट छोटा मोटा एविडेंस मिलता है। मुझे डायरेक्शनल लगता है कि महाभारत या महाभारत के समय के थोड़ा सा बाद। लेकिन जो योग शास्त्र है ना, जो पतंजलि ने जिसका एक्सपेंशन किया है, दैट योग शास्त्र एग्जिस्टेड बिफोर भगवत गीता में तो है ही ना, एग्जैक्टली वही है, तो उसके पहले भी था। पतंजलि सिर्फ एक क्या बोलते हैं ग्रंथ करता है कि उन्होंने एक वो एकत्र लाया, ट्रीटस जैसा लाया। तो आपने उदयगिरी के बारे में बताया, ईस्ट के बारे में बताया, और एंडीज के बारे में नहीं बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट। ठीक। नहीं, मैं ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा एक्साइट हो जाता हूँ, उसका कारण है क्योंकि और एक बात बताता हूँ इस डायरेक्शन का, कि जो परु में जो ट्राइडेंट मिलता है ना, तो वो भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो लोकल लोगों को पता नहीं किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। जब स्पेनियर्ड्स है तो उनको भी कुछ पता नहीं, स्पेनियर्ड्स उनको पूछते थे कि भाई किसने बनाया, बोल नहीं सकते, लेकिन उसका भी उत्तर वाल्मीकि रामायण को पता है कि वो जो ट्राइडेंट है, अभी तो बहुत सारे पॉडकास्ट में, मेरे लेक्चर्स में लोगों को समझ में आया है, जो पराकास, बे ऑफ पराकास में है परु के किनारे पे, तो उसका जो वर्णन है वो आप एक साथ में वो पिक्चर हाथ में ले सकते हैं, और दूसरे हाथ में वाल्मीकि रामायण का वो जो पूर्व दिशा का जो सर्ग है आप पढ़ सकते हैं। त्रिशिरा कांचनस केतुस तालस्तस्य महात्मना स्थापितः पर्वतस्य अग्रे विराजति सवेदिका। ये जो वर्णन है ना, अभी बार बार बोला है करके अभी हम दोहराते नहीं उसको, ये वर्णन से ज्यादा वो जो स्ट्रक्चर है परु का, उसका कोई वर्णन दुनिया में उपलब्ध नहीं है, कोई और अच्छा वर्णन हो ही नहीं सकता। और उसका आगे का जो श्लोक है वो तो ये इधर ही रुकता नहीं, वो बताता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्यों बनाया गया, उसका पर्पस क्या है, कब बनाया गया, किसने बनाया, और एग्जैक्टली फिजिकली जियोग्राफी में कहाँ है। पूर्वस्या दिशा निर्माणम, पूर्वस्य दिशा, पूर्व दिशा का निर्माण करने के लिए, जैसे कि आज की जो इंटरनेशनल डे लाइन है, ऐसा उसका निर्माण किया गया है। कृतम तत्त्रिदशेश्वरे, उसका 2 अर्थ लोग निकालते हैं, ये भी लोगों को समझना चाहिए, संस्कृत एक्सपर्ट्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी समझ में नहीं आता उनके, कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मराठी में तो एक सेइंग है, मराठी में का सेइंग ऐसा बोलते हैं की शब्दाचा अर्थाचा शब्दाला भार होत नाही। एक शब्द से मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, पर वो सेंटेंस डिफाइन करता है ना मीनिंग को। नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट में आपको राइट मीनिंग लेना है। लेकिन सपोज कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उसके आप 3 मीनिंग तो कम से कम निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, बट बहुत लोगों को समझता नहीं। और अभी जैसे कि हम सुग्रीव का एटलस देख रहे हैं, तो जियोग्राफिकल मीनिंग निकालना पड़ेगा उसका, है ना। एस्ट्रोनॉमी की बात चल रही है तो एस्ट्रोनॉमिकल मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, ये क्लिशे है। तो वहां जो है, तो पूर्वस्या दिशि निर्माणम, इंटरनेशनल डे लाइन जैसा उसका निर्माण किया गया है। कृतम तत्त्रिदशेश्वरे, उसके 2 अर्थ किए जाते हैं, एक तो इंद्र ने उसका निर्माण किया, या कृत युग में उसका इंद्र ने निर्माण किया, कृत युग में, कृतम ऐसा करके, या कृतम या करने वाला, या ड्यू एक्शन, क्रिया किया। और ततः पर हेममय, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी बताया है। ततः पर हेममय, ये जगह से जहाँ ट्राइडेंट है वहां से आप आगे चले जाओगे, ततः पर हेममय श्रीमान उदय पर्वत, उसके आगे आप चले जाओगे तो हिमाच्छादित, बर्फ से कवर किया हुआ उदय पर्वत आपको मिलेगा, वही है एंडीज। तो कोई जियोग्राफी में भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपको पश्चिम दिशा का बताता हूँ। तो पश्चिम दिशा उनको कैसा पता, पहले जो अस्तगिरी जिसको कहा है ना, वो एंडीज को कहा है, हमें ये कैसा पता है एंडीज को कहा है। तो अगेन उज्जैन से निकल के पूरा पश्चिम दिशा का वर्णन आता है, और सौराष्ट्र जो थर डेजर्ट जो हम बोलते हैं, थार डेजर्ट जो राजस्थान का, उसके बाद पर्वत आफ्टर पर्वत 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 का ही वर्णन आता है। कोई भी व्यक्ति अपना जियोग्राफी में या मैप्स में जाके, जियोलॉजिकल मैप्स रहता है ना, उसमें जाके देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में आप निकलोगे लैंड पे, समुद्र में नहीं, तो पर्वत ही पर्वत है। वो पर्वत रुकते ही नहीं जब तक आप एंडीज नहीं पहुंचते, सॉरी आल्प्स नहीं पहुंचते।
तो एक के आफ्टर एक पर्वत है, उसको बहुत सारे नाम दिया है, ये पर्वत, वो पर्वत, वृषभ पर्वत, चक्र कुछ एक नाम है उसका, वो पर्वत है। देन 100 ऐसे पर्वत के शिखर का नाम दिया है, वो कार्पेथियन माउंटेन्स के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब वर्णन आता है तो बोलते हैं कि उसके बाद अस्तगिरी है, जहाँ सूर्य का अस्त हो जाता है। वो अगेन रिमेंबर कीजिए कि भारत ये सेंटर में पकड़ के, और सुग्रीव कहते हैं उसके आगे का मुझे कुछ पता नहीं। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्यों पता नहीं सुग्रीव को? अभी आज तो भाई हमें पता है, पूरा पश्चिम यूरोप तो उसके पीछे, उसके बाद में ही है ना। हाँ। आप उत्तर दे सकते हैं कि क्यों कहते हैं सुग्रीव ऐसा? क्योंकि वहां पे ग्लेशियर्स, मतलब हाँ, आइस पूरा भरा हुआ था। 2 to 4 किलोमीटर थिक ग्लेशियर्स थे, आइस शीट्स थे। वो कब की बात है? 14,000 साल पहले की बात है। मेल्ट होने लगे, फिर सी लेवल बढ़ा। हाँ। जैसे कि लास्ट 12,000 साल में ऐसे आइस ग्लेशियर्स उधर है नहीं, 10,000 साल में तो है ही नहीं। और जब ये वेजिटेशन निकाला जाता है, मतलब माइग्रेशन इन यूरोपियन सेक्टर, वो भी दिखाता है कि इनका माइग्रेशन अराउंड 5,000-4,000 ईयर्स में ही हुआ है। हाँ। उससे पहले उस जगह पे उन्होंने माइग्रेट ही नहीं किया। नहीं, उनका प्रेजेंस था। हाँ। जो ऐसा निएंडरथल्स वगैरह जो है ना, उनका प्रेजेंस था। बिकॉज ये जो क्या है, देखो, अर्थ के हिस्ट्री में, अर्थ के इतिहास में आप पीछे चले जाओगे तो ये जो आते हैं ना आइस एजेस, वो आते हैं जाते हैं, फिर मिनी एजेस आते हैं जाते हैं, तो उसके पहले प्रेजेंस था। लेकिन आज जो हमें संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमें समझ लो 1,00,000 साल हम पीछे चले जाएंगे, 100,000 तो सफिशिएंट है। तो 1,00,000 साल पीछे की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि पहले उधर रेफरेंसेस मिलते हैं, निएंडरथल्स, उसका प्रेजेंस के मिलते हैं। लेकिन आज जो हम जीन फ्लो वगैरह जो कर रहे हैं, जो मेजर जीन फ्लो, बिकॉज निएंडरथल का तो 2, 3, 4, 5% तक मैक्सिमम मिलता है, हमें भी है, हमारे इसमें भी है, वो तो पहले ही कभी मिक्स हो गया। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो लास्ट 50,000, 60,000 की समय की बात है। अभी 50,000, 30,000 आप समय में जाएंगे तो उधर तो आइस एज ही था। तो उधर कोई मीन्स रहते हैं लोग, कैसा है, टंड्रा में कैसे रहते हैं, आज भी अलास्का में लोग रहते हैं, हाँ। साइबेरिया में रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में भी तिएरा देल फुएगो जो एरिया है उसमें लोग रहते हैं, पर लिमिटेड रहते हैं। हाँ। तो जो आल्प्स का जो वर्णन है अस्तगिरी, उसके आगे सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव का एकदम जो कथन है ना, वो एकदम प्रामाणिक कथन है। अभी तब की जो भाषा है उसमें वो बताया है, और फिर वाल्मीकि जी की भाषा है, तो सुग्रीव बताते हैं कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, पूरा अंधकार है और मुझे कुछ पता नहीं, सब बातें बताते। अंधकार यानी कि वहाँ लाइट नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे कुछ जाने का कुछ अर्थ ही नहीं है। हाँ। और कहाँ जाओगे आप, स्कीइंग करते कितना जाओगे? हाँ, तो वो कह रहे वही आपको, बिकॉज हम दिशा की बात कर रहे हैं, वही आपको उत्तर अमेरिका के बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है। उत्तर अमेरिका का वर्णन ही नहीं है, जैसे कि पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका का वर्णन सूर्यवंश एटलस में है ही नहीं। सिर्फ ये वर्णन है कि वहां कुछ है ही नहीं और मुझे कुछ पता नहीं। दैट मींस वो स्नो से ढका हुआ था उस टाइम पे। और आपने ये भी बताया कि जब वो पेरू की तरफ जाते हैं, अभी पेरू की तरफ तो ऐसे नहीं जा सकते हम लोग, देयर इज अ बिग ओशन, तो वो क्या स्विम करके जाते थे, लाइक वो स्वस्थ वे, मतलब वो बहुत अच्छा प्रश्न है। 2-3 प्रकार से उसका उत्तर दिया जा सकता है। नहीं तो एक स्विमिंग करके भी जा सकते थे, वानर तो ग्लाइडिंग जैसा भी, ग्रेविटी सूट्स भी था लगता है उनके पास। जो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है, एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी क्या है हमें पता नहीं। जैसे कि पुष्पक विमान की भी टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं, इंजन क्या था पता नहीं, फ्यूल क्या था पता नहीं, कैसा उड़ता था पता नहीं। लेकिन अभी जब हमें जेट्स पता है तो हम उपमान से कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए, वर्णन को हम ट्रस्ट करें तो, और ट्रस्ट क्यों नहीं करना वो भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। बाकी सब जो चीजें वाल्मीकि रामायण में लिखी है उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है, जमीन पे मिल रहा है, आकाश में, खगोल शास्त्र में मिल रहा है। सिर्फ सडनली एक पुष्पक विमान आ गया कि जिसका हमारी बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती, तो हम कहते हैं कि वो कैसा होगा। ये आपके बुद्धि का प्रॉब्लम है, वाल्मीकि रामायण के नरेशन का प्रॉब्लम नहीं है। हा? तो आपका प्रश्न क्या था उसके ऊपर? स्विम करके जाते थे। हाँ। नहीं तो एक तो फ्लाई करके भी जा सकते हैं, स्विम करके भी जा सकते हैं। स्विमिंग के बारे में मैं और एक बता दूं कि ये कब की बात चल रही है, 14,000 साल पहले की बात चल रही है। तो तब समुद्र की जो पानी की लेवल थी वो 140 मीटर से नीचे थी। यानी कि आज जो हमें जावा में जाना है तो हमें स्विमिंग करके जाना पड़ेगा या फ्लाई करके जाना पड़ेगा, राइट। तब ऐसे परिस्थिति नहीं थी। आप भारत से निकल के लिटरली म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब करके, जावा करके आप ईस्ट टिमोर तक, अभी आप ऑस्ट्रेलिया से विजिट कर रहे हैं ना, आप ईस्ट टिमोर तक जाके
वहां से सिर्फ डीप ब्रेथ लेके 2-3 पानी में जंप करो तो डार्विन तक आप स्विम करके जा आराम से जा सकते सकते हैं बिकॉज दैट पानी का जो Very जगह close, था वो बहुत हाँ। कम था। ये एक उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर, हमने विमान की भी बात की, पुष्पक विमान की, फिर वो पैराग्लाइडिंग करते थे, कैसे करते थे पता नहीं, लेकिन फ्लाई करते थे, हमें वर्णन आता है। तीसरे पुष्पक विमान की बात की, लेकिन बोट का वर्णन इतना आता नहीं, स्पेशली समुद्र वाला नहीं आता। भगवान राम लक्ष्मण क्रॉस कर रहे गंगा, वो तो वर्णन आता है, निषाद राज निशा वो सभी सब आता है। उत्तराखंड में रावण भी पूरा विश्व में कैसा कंट्रोल कर रहा है, विश्व में जाके कैसा विजय पा रहा है, उसका भी वर्णन आता है। तो रावण तो पुष्पक विमान से चला जाएगा, लेकिन सैन्य तो जाएगा नहीं नहीं ना, जा सकता। तो सैन्य तो बोट से जाना पड़ेगा। फिर ये प्रश्न कोई पूछ सकता है, ये प्रश्न एक्चुअली रॉन्ग है, आपने नहीं पूछा, मैं ही पूछ रहा हूँ खुद को। ऐसा ही करना चाहिए, वी शुड आस्क टफ क्वेश्चन टू अवरसेल्व्स, उसको उत्तर देने चाहिए कि क्या नेविगेशन इतना सोफिस्टिकेटेड था क्या। तो उसका जो साक्ष्य है वो मैं भारत से आपको देता हूँ। इतनी पुरानी साक्ष्य मुझे पता नहीं विश्व में और किसी के पास है। ये प्रोफेसर रामास्वामी का, जो तमिलनाडु के हैं प्रोफेसर, उनका 2020 का रिसर्च पेपर है। और जो कोई लोग हमारे संकुचित मन लेके बैठे रहते हैं कि उनको सिर्फ पीयर रिव्यूड ही समझता है, बाकी कुछ समझता नहीं, उनके लिए ये पीयर रिव्यूड पेपर है। उसमें जो वर्णन है हमारे यहाँ का सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन, नौका शास्त्र, वो कब की बात है पता है? 20,000 साल से पुराना हमारे पास एविडेंस है पुम्पुहार का। 7 डिफरेंट पोर्ट्स का वर्णन है। आज का जो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट जो मिला है, उससे भी और ओल्ड हो सकता है, लेकिन जो आज मिला है ना, वो भी पुम्पुहार से समुद्र में अंदर 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। ओह, अभी पूरा पानी ही पानी है। हाँ, और ये उसका ही वो जैसा पानी ऊपर आते गए वैसे वो पोर्ट नष्ट होते गए, वो अंदर अंदर पोर्ट बिल्ड करते गए, और आप वहां से कर सकते तो सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन था। भारत के पास तो था, दुनिया का पता नहीं। और हमें वो भारत का टेक्नोलॉजी अभी भी हम समझने के लिए बहुत, आई थिंक एट द मोमेंट अभी तक हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम पुष्पक विमान को भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो एरोप्लेन जैसा ही रहेगा। जैसे आपने कहा कि उसका इंजन क्या था, वो किस तरह से उड़ता था, वो पता नहीं है, हम अभी तक उसे डिकोड नहीं कर पाए। उसी तरह से अगर वैसे ही देखा जाए तो उनका स्विमिंग करने का टेक्निक वो भी हम डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि फ्लाइंग का टेक्निक पता नहीं, फ्लाइंग का टेक्निक भी पता नहीं, ग्रेविटी सूट कैसा था वो भी पता नहीं है। तो वो डिकोड करने से हमें डेफिनेटली पता चल सकता है। लेट्स गो टू साउथ। साउथ के लास्ट डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक जगह है, आप जानते होंगे, द्वारका में, जहाँ पे एक स्तंभ है। उस स्तंभ में बताया जाता है कि आप यहाँ से अगर डायरेक्टली साउथ की तरफ जाओ तो आपको कुछ आइलैंड कुछ नहीं मिलेगा, अंत में एक आइलैंड मिलेगा, उसे अंटार्कटिका कहा जाता है। तो साउथ के बारे में सुग्रीवाज अटलास में उसे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया? अच्छा, क्योंकि साउथ में ही उन्हें लंका मिला था, करेक्ट, वहीं पे उनका मेन। जो आप ध्रुव स्तंभ की बात कर रहे हैं वो उधर ही नजदीक है, द्वारका में नहीं है, वो सोमनाथ में है। थोड़ा अभी की जो द्वारका है उसके दक्षिण में है, लेकिन वो सोमनाथ का संबंध कृष्ण के द्वारका से और नजदीक का है, आज के द्वारका से भी। बिकॉज कृष्ण की द्वारका हमें फाइंड आउट करनी है तो सोमनाथ से पश्चिम में नैऋत्य में हमें जाना है 15 किलोमीटर अंदर। तो वहां जो स्तंभ की आप बात कर रहे हैं, वहां एरो दिखाया है दक्षिण दिशा में, और कहा है कि यहाँ से ध्रुव पॉइंट तक बीच में कोई आइलैंड नहीं आता। वो आज आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसका जो तो उतना ही है, बट अभी सुग्रीव के अटलास में जो वाल्मीकि रामायण का वर्णन ऐसा है कि वो दक्षिण दिशा का वर्णन करते हुए पहले वो उज्जैन से प्रारंभ है, तो फिर एक गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सबका नीचे तक वर्णन, ताम्रपर्णी का वर्णन आता है, महेंद्र पर्वत का वर्णन जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में, उसका वर्णन आता है। और उसमें कहते हैं कि आपको अगस्त्य का तारा देखना है, आपको तो वहाँ अच्छा दिखता है, कैनबेरा के माउंटेन से भी अच्छा दिखता है, रात में मैं देखा, हाँ राइट, कैनोपस। तो वहां से तब आपको देखना है रामायण के समय में। आज तो दिल्ली से भी दिखता है, हाँ, मुंबई से दिखेगा, भुवनेश्वर से दिखेगा, लेकिन आपको तब देखना है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि आपको तमिलनाडु केरल के बॉर्डर, क्योंकि अभी महेंद्र माउंटेन वहां है करके मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर जाके चढ़ना पड़ेगा तो ही आपको कैनोपस दिखेगा, अगस्त्य का तारा दिखेगा, क्योंकि तब वो अगस्त्य का तारा ध्रुव तारा बन चुका है दक्षिण दिशा में, आकाश में। और जो लैंड का जो ध्रुव पॉइंट है वो कहाँ है, तो वो ध्रुव पॉइंट नहीं कहते, वो कहते हैं कि बीच में आपको 100 योजन करके लंका मिलेगा। लंका का वर्णन भी हम थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि उसमें ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं। लेकिन वो बताए कि आगे आप चलते जाओगे तो वर्णन, बहुत सारे जगह का वर्णन आता है, उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया का भी वर्णन हो, हमें वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। और लेकिन वो बाद में कहते हैं कि उसके जैसा उत्तर में कहते हैं ना, वैसे कहते हैं कि दक्षिण में ये जगह के आगे बिल्कुल मत जाना। जाना कठिन है, लेकिन जाओगे तो आओगे तो जरूरी नहीं।
और वो जगह कौन सा कहते हैं, वो यमस्य राजधानी, यम की राजधानी है वहाँ, ऐसा कहते हैं। तो बेसिकली दैट इज रिफरिंग टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो 14,000 साल पहले सुग्रीव जी को अंटार्कटिका पता है। जो यूरोपियन लोगों को 17, 18, 19 सेंचुरी का समय आया और तब भी वो पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो लैंड मास है या नहीं है करके। दैट्स इंटेंस। हम अपने फाइनल सेगमेंट में आ गए जहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सुग्रीवर्स एटलस पढ़ना ज़रूरी क्यों है लोगों को, और सुग्रीवर्स एटलस पढ़ने के बाद उन्हें इतिहास के बारे में, क्योंकि हम इसे इतिहास कंसिडर करते हैं, ना कि कोई ग्रंथ, ना कि कोई काव्य, तो इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में और मूलतम पूरे पृथ्वी के मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में किस तरह से जान सकते हैं। हम जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इतिहास को, या हमारे जो काव्य है मीन्स रामायण और महाभारत, उसको हम आर्ष काव्य कहते हैं। आर्ष काव्य इसलिए इतिहास, इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपन। और हम जो पूर्व में मीन्स पास्ट में, भूतकाल में जो हुआ, बहुत लोगों को कहता है कि भाई ये क्या पढ़ने का, आगे पे फोकस करो। नहीं, आगे पे ही फोकस करना है, लेकिन आपको फोकस करना है तो आपको भूतकाल समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि हमें मूर्खता की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऐसे करके कि भाई भारत मीन्स इन्वेजन आफ्टर इन्वेजन्स का ही नॉनसेंस है, सब लोग बाहर लोगों ने दिया, ये तो मूर्खता है। लेकिन एकेडमिया कर रहा है अभी भी थोड़े बदल लाने के प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो भी कैसा है, पैचवर्क जैसा है, नेग्लिजिबल है। तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे भाई मैं तो डिफीटेड ही हूँ, तो मैं कुछ क्यों करूँ, ऐसा ही लाइफ चल रहा है, चलने दो। आर्ष काव्य का उद्देश्य ये है, जो रामायण महाभारत है, कि जिससे आपको एक स्फूर्ति मिले, जिसके आपका ब्लड बॉईल होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, करेज आना चाहिए कि अरे हमारे पूर्वजों ने इतना किया है, प्राउड फीलिंग होना चाहिए। उनके पास भी ये चैलेंजेस थी, उन्होंने वो चैलेंजेस ओवरकम कर दी। ये सब एक्साइटमेंट लेके, और हमारे पास एक मैप है, रोड मैप हम बोलते हैं ना, मराठी में एक सेइंग है, पुढच्याला ठेस मागचा शाणा। आगे का स्टंबल हो गया तो आपको समझता है कुछ तो इधर डेंजरस है, गाड़ी चलाते हुए देखते हैं ना, स्पीड ब्रेकर आ गया, समथिंग लाइक दिस। तो हमें कैसा रिस्पॉन्स करना हमें समझ में आता है। ये भारत के लिए हो गया, और विश्व के लिए इसका ये महत्व ये है कि प्रमाण कैसा समझा जाता है, विज्ञान बुद्धि का कैसा उपयोग करना है, तर्कशास्त्र का कैसा उपयोग करना है, ये सीखने के लिए सुग्रीवाज एटलस पढ़ना जरूरी है। और ये थोड़ा सिंप्लीफाइड मामला है, क्योंकि बाद में आप मेरे जो और के जो पुस्तकें हैं वो इसके बाद भीष्म निर्वाण पढ़ सकते हैं। तो ये सबको, किसी को भी समझ में आने वाली पुस्तक है। इनफैक्ट ये पढ़ने के बाद किसी को समझ में न आए तो उनको थोड़ा डरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।